हेलो क्यूटीज़, आप सब लोगों का स्वागत है मूवीज़ पनघट में। आज हम बात करने वाले हैं रिबॉर्न रिच के एपिसोड 3 की। एपिसोड स्टार्ट होता है, डोजुन अपने ग्रैंडपा से रिवॉर्ड में एक ज़मीन मांग लेता है। चेयरमैन जिन यांग कहते हैं कि ज़मीन की तो कोई वैल्यू भी नहीं है, पर डोजुन ने वही ज़मीन ले ली थी और अब प्रेजेंट में दिखाते हैं कि उस ज़मीन की कीमत बहुत हाई फाई हो चुकी है क्योंकि सिटी डेवलपमेंट प्लान में उसको शामिल कर लिया गया था और इस वजह से डोजुन को 24 मिलियन मिल चुके थे। चेयरमैन जिन यांग डोजुन से कहते हैं कि तुम्हें पता था इस ज़मीन का ये होने वाला है कि ये इतनी महंगी हो जाएगी, तुम इतने लकी थे या तुम्हें फ्यूचर पता था। डोजुन कहता है कि ये सारी ज़मीन तो मेरे ग्रैंडपा की है, उन्होंने ही तो मुझे गिफ्ट की थी और फिर हर किसी को ये सौभाग्य थोड़ी ना मिलता है कि वो आपका ग्रैंडसन बन के पैदा हो। फिर चेयरमैन जिन यांग डोजुन को उसके 24 मिलियन डॉलर्स दिखाते हैं और फिर बाद में उनको पता चलता है कि डोजुन ने अपने सारे रुपए डॉलर्स में कन्वर्ट करा लिए हैं। और ये सारी बातें सुन के डोजुन के अंकल और आंटी भी परेशान थे कि ये इतना लकी कैसे हो सकता है कि इसको इतनी छोटी उम्र में ही 20 साल की उम्र में इतने रुपए मिल गए। फिर दिखाते हैं डोजुन अपने डैड से कहता है कि इस बार के न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल में मुझे भी जाना है, आप मुझे भी लेके चलिएगा। शायद मैं आपको एक ऐसी मूवी दिखा दूँ जिससे आपका ये स्टूडियो पूरी एक बिल्डिंग में कन्वर्ट हो जाए। और डोजुन के डैड को ये स्टूडियो भी डोजुन की वजह से ही मिला था क्योंकि डोजुन ने कहा था क्रिसमस के टाइम पे आप होम अलोन मूवी के राइट्स ले लीजिए और जब उन्होंने खरीदे तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। फिर दिखाते हैं डोजुन अपने भाई के साथ जा रहा होता है तो उसका भाई उससे कहता है कि वैसे तो तू टॉपर था, अब कॉलेज में ना अपनी पढ़ाई जल्दी जल्दी ख़त्म मत कर लेना, ये पूरे साल जितने भी तुम यहाँ हो कॉलेज में इनको अच्छे से एंजॉय करना। फिर वो लोग देखते हैं कि एक जगह बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। जब वो जाकर देखते हैं तो वहाँ पर पता चलता है कि टीवी पे एक न्यूज़ चल रही थी कि एक फेमस सेलिब्रिटी रिटायर हो रहा है। और ये न्यूज़ देख के एक लड़की रो रही होती है जो डोजुन के साइड में ही खड़ी थी। डोजुन जब उसकी साइड देखता है तो उसको पता चलता है कि ये तो सीओमैन है, वही प्रोसिक्यूटर, और उसको देख के वो हंसने लगता है कि ये पहले कैसी थी। दूसरी साइड दिखाते हैं चेयरमैन जिन यांग के पास उनका सन इन लॉ आता है और वो उनको बताता है कि प्रोसिक्यूटर ऑफिस में एक इन्फॉर्मेशन चल रही है और अभी ये सब में फैली कि एक कंपनी है हैंडो स्टील जो बैंकरप्ट होने वाली, तो आप खरीद सकते हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और बदले में सन इन लॉ को चाहिए था कि वो नेक्स्ट लीगल एडवाइज़र बन जाए प्रेसिडेंट का। फिर दिखाते हैं डोजुन अपने डैड और भाई के साथ न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल में पहुंच जाता है और वहां पे उसका भाई सारी चीज़ों को देख के कहता है कि क्या कभी ऐसा भी होगा कि हमारी कोरियन मूवी भी कोई एकेडमी अवार्ड जीत पाएगी, कोई ऑस्कर जीत पाएगी, या हमारा कोई सॉन्ग कभी टॉप लिस्ट में होगा। और उसकी बात सुन के डोजुन शॉक सा हो जाता है तो उसका भाई कहता है क्या हुआ, सपने तो हम देख सकते हैं ना, सपने तभी तो सच होते हैं। और डोजुन फिर हंसने लगता है कि हाँ, जब हम सपने देखेंगे तभी तो वो सच होंगे और ये सब एक दिन सच हो ही जाएंगे। फिर दिखाते हैं जब डोजुन जा रहा था तो वो एक आदमी से टकरा जाता है और उस आदमी का डोनट गिर जाता है तो वो डोजुन पे गुस्सा करने लगता है। डोजुन उससे कह देता है कि गलती से हो गया, मैं आपको इसके लिए पे कर दूंगा, बट वो आदमी कह देता है कि तुम्हारे पे करने से क्या होगा, अभी मैं $10 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करने वाला था और हर एक इन्वेस्टमेंट से पहले मैं अपना डोनट फिनिश करता हूँ, बट इस बार वो तुमने गिरा दिया, मेरा कितना ज़्यादा नुकसान हो गया। और फिर वो आदमी अपना नीचे से उठा के डोनट ऐसे ही खा लेता है। फिर दिखाते हैं डोजुन अपने डैड को कहता है कि उन्हें टाइटैनिक मूवी में इन्वेस्ट करना चाहिए। उसके डैड कहते हैं कि तुझे कैसे पता चला, तूने पहले से ही सोच रखा था ना कि हमें इसी मूवी में इन्वेस्ट करना है। पर डोजुन का भाई कहता है कि मुझे लगता है कि ये मूवी नहीं चलेगी, हमारा इन्वेस्टमेंट बेकार ही जाएगा क्योंकि जिस मूवी में शिप ही डूब जाएगा वो मूवी चलेगी कैसे। फिर दिखाते हैं डोजुन अपने डैड और भाई को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था और वहीं दूसरी ओर वही डोनट वाला आदमी अपनी कलीग से कह रहा होता है कि उन्हें भी टाइटैनिक मूवी में इन्वेस्टमेंट करना है, बट वो लेडी उसको डांट देती है कि तुम तो सिर्फ हमारा नुकसान ही कराओगे। बट वो डोनट वाला आदमी फिर उसको समझाने की कोशिश करता है, उसको काफ़ी ज़्यादा कन्विंस कर लेता है और डोजुन और उसकी फैमिली भी वहीं खड़े थे तो वो सब भी उसकी बातें सुनते हैं और डोजुन को अच्छा लगता है कि इसका माइंड कितने अच्छे तरीके से चलता है। फिर वो उसके बारे में सर्च करता है और उसको पता चलता है कि ये आदमी कोरियन ही है और इसका नेम है ओ सी ह्यून। उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लेके डोजुन उससे मिलने के लिए चला जाता है, बट ओ सी ह्यून उससे ढंग से बात नहीं करता और उसको वहाँ से जाने के लिए बोलता है। डोजुन देखता है कि वहाँ पे मैच चल रहा था जिसमें ओ सी ह्यून काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड था। तो वो मैच था एक सुपर कंप्यूटर डीप ब्लू और एक चेस चैंपियन के बीच में
और डोजुन को याद आता है कि ये मैच तो कंप्यूटर डीप ब्लू ही जीत गया था। तो वो ओसियोन से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि कौन जीत जाएगा। ओसियोन कहता है कि हमारा चेस चैंपियन ही जीतेगा, बट डोजुन उसको समझाता है कि ये सुपर कंप्यूटर ही जीतने वाला है और उससे कह देता है कि मैं तुम्हें एक टिप दे देता हूँ, इस राउंड को ख़त्म होने से पहले पहले तुम IBM में इन्वेस्ट कर दो। और फिर अपना नंबर ओसियोन के पास लिख के चला जाता है कि जब ये पैच ख़त्म होगा तुम मुझसे मिलना चाहोगे, और फिर वहाँ से चला जाता है। ओसियोन देखता है कि डीप ब्लू ही जीत चुका है और फिर वो नंबर चेक करता है तो वो नंबर थोड़ा ख़राब सा हो गया था। ओसियोन बाहर भाग के जाता है, उसको कहीं भी डोजुन नहीं दिखता। वो थोड़ा निराशा ही हो जाता है, बट तभी वहाँ पे डोजुन आ जाता है और फिर दोनों मिलकर बात करते हैं। डोजुन ओसियोन से कहता है कि उसकी गट फीलिंग बहुत अच्छी है, वो कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना चाहता है, अमेरिकन कंपनीज़ में, और वो ओसियोन की हेल्प इसमें चाहता है कि ओसियोन ये प्रूव करके दिखाएगा कि डोजुन की गट फीलिंग अच्छी है, क्योंकि ओसियोन नंबर्स में ट्रेडिंग करता है, डोजुन कंपनी बताया करेगा और फिर ओसियोन उस कंपनी का सब कुछ सर्च करके नंबर्स में बात करके पता लगाएगा कि सच में इसमें इन्वेस्टमेंट अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। इस टाइप की उन दोनों की पार्टनरशिप होने वाली थी, बट ओसियोन कह देता है कि ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, तुम्हें पता है मिनिमम इन्वेस्टमेंट के लिए भी कितना रुपया चाहिए होता है। दूसरी साइड दिखाते हैं चेयरमैन जिन यांग बोर्ड मीटिंग कर रहे होते हैं और वहाँ पे हैंडो स्टील कंपनी की बात चल रही थी कि उसको कैसे एक्वायर किया जाए। उसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम आ रही थी, किसी के पास कोई सॉल्यूशन नहीं था। तभी चेयरमैन जिन यांग अपने वाइस चेयरमैन यानी अपने सबसे बड़े बेटे को ये जिम्मेदारी दे देते हैं कि तुम्हें ही हैंडो स्टील को एक्वायर करना होगा और $300 मिलियन से ज़्यादा रुपए खर्च नहीं करने हैं इसमें। वहीं पे दिखाते हैं डोजुन अपने ग्रैंडपा से मिलने आया होता है, तो अभी ग्रैंडपा मीटिंग में थे, इसीलिए डोजुन अपनी ग्रैंडमा के साथ बैठा हुआ था। उसकी ग्रैंडमा कहती है कि बेटा तू भी अपनी ग्रैंडपा जैसा ही बनना, बिल्कुल उनकी हेल्प करना, और बेटा तू मैनेजमेंट का कोर्स कर लेना, ये लॉ में क्यों गया हुआ है। तो डोजुन कहता है कि दादी मैंने इसमें एडमिशन भी इसीलिए लिया है ताकि मैं ग्रैंडपा की हेल्प कर सकूं, और वहाँ पे उसकी सबसे बड़ी वाली आंट थी और वो डोजुन से चिढ़ रही होती हैं। फिर दिखाते हैं डोजुन अपने ग्रैंडपा से मिलता है, उसके ग्रैंडपा बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि डोजुन न्यूयॉर्क से वापस आ गया। वो पूछते हैं कि न्यूयॉर्क की ट्रिप कैसी रही। वहाँ पे डोजुन एक डॉक्यूमेंट देख लेता है हैंडो स्टील का। फिर दिखाते हैं वाइस चेयरमैन के मन में काफ़ी सारे क्वेश्चन उठ रहे थे कि उसको ही हैंडो स्टील एक्वायर करने के लिए क्यों कहा गया है, उसके डैड क्या सोच रहे हैं, और दूसरी तरफ उसके भाई भी उसको भड़का रहे थे कि डोजुन अपने डैड से काफ़ी अलग है। उसके पापा को तो बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं था, बट डोजुन तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। इसीलिए मिस्टर वाइस चेयरमैन मिस्टर ली से पूछते हैं कि आपको क्या लगता है कि मेरे डैड ने ऐसा करने के लिए क्यों कहा है, क्या डैड मेरा टेस्ट ले रहे हैं। तो मिस्टर ली उसको समझाते हैं कि तुम्हारे डैड सबको एक फेयर चांस देना चाहते हैं और उन्होंने तुम्हें इसीलिए चुना है क्योंकि तुम उनके सबसे बड़े बेटे हो और उनको तुम पे ही सबसे ज़्यादा ट्रस्ट है, तो तुम पेशेंस से बस जल्दी से इस हैंडो स्टील कंपनी को एक्वायर कर लो। फिर मिस्टर ली चेयरमैन जिन यांग से कहते हैं कि जैसा आपने कहा था वैसा ही हुआ। वाइस चेयरमैन ने मुझसे पूछा कि आपके मन में क्या चल रहा है। उसकी बातों को सुन के चेयरमैन जिन यांग कहते हैं कि काश तुम ही मेरे बेटे होते, तुम मुझे कितने अच्छे से समझते हो। और मिस्टर ली भी कह देते हैं कि मैं आपको अपने फादर की तरह ही मानता हूँ। और फिर चेयरमैन जिन यांग ये भी कह देते हैं कि डोजुन अब कॉलेज जाया करेगा, उसका कॉलेज काफ़ी दूर है, तो उसके लिए एक गाड़ी भेज दो। इसलिए डोजुन को लेने के लिए एक गाड़ी और साथ में ड्राइवर भी आ जाता है। डोजुन उन लोगों से कह देता है कि सबको पता है कॉलेज में कि मैं कौन हूँ, मैं टॉपर हूँ, मैं कितना अमीर हूँ, तो तुम इस गाड़ी को पीछे ही रोक लेना और मैं आगे अपने आप ही चला जाऊँगा। फिर दिखाते हैं डोजुन जब जा रहा होता है अपने कॉलेज में, तभी वहाँ पे एक रेड कार आके रुकती है और उसमें से 3 लोग उतरते हैं, तो वो भी बहुत अमीर फैमिली से ही थे। वो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और डोजुन को बताते हैं कि तुम्हें पता ही तो होगा, एक प्रेस्टिजियस क्लब है जिसमें सेम क्लास के लोग होते हैं और अपने फ़ायदे की बात करते हैं। और डोजुन को याद आता है कि सियोंगजुन इसी ग्रुप का हिस्सा था और इन लोगों की उसको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली थी। तो फिर वो उन लोगों से नंबर ले लेता है और वो कह देते हैं कि रात को एक मीटिंग है, तुम अपने किसी एक पार्टनर को साथ में ले आना। फिर दिखाते हैं तभी डोजुन को वहाँ पे स्योमिन जाते हुए दिख जाती है। वो उसके पीछे पीछे जाता है, लाइब्रेरी में स्योमिन को ढूंढता है, उससे बात करना चाहता है, बट स्योमिन उससे कोई बात नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। फिर भी डोजुन स्योमिन के पीछे जाता है और उससे कहता है कि हम एटलीस्ट एक साथ डिनर कर सकते हैं या लंच कर सकते हैं। स्योमिन डोजुन से बात करने के लिए तैयार नहीं थी, बट फिर डोजुन उससे कह देता है कि मैं तुम्हें एक बात बता सकता हूँ कि जिस सेलिब्रिटी के लिए तुम रो रही थी वो फिर से वापस कब आने वाला है। और उस सेलिब्रिटी के बारे में जानने के लिए स्योमिन डोजुन के साथ डिनर के लिए तैयार हो जाती है। फिर डोजुन उसको उसी प्रेस्टिजियस क्लब के मीटिंग के लिए ले आता है और उसे ये भी बता देता है कि वो सेलिब्रिटी 2000 में फिर से कमबैक करेगा। फिर दिखाते हैं डोजुन स्योमिन को उस मीटिंग के लिए ले आता है और वहाँ पे
स्योमिन का पता चलता है कि एक्चुअल में उसका बैकग्राउंड भी सिंपल नहीं है, उसके डैड प्रोसिक्यूटर ऑफिस में काम करते हैं। फिर दिखाते हैं डोजुन का ड्राइवर उसके बारे में किसी को इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है और डोजुन ऊपर से देख रहा था कि वो फ़ोन पे किसी से बात कर रहा है। फिर दिखाते हैं स्योमिन डोजुन को डांट रही होती है कि तुम शुरू में ही मुझे बता देते कि तुम मुझे यहाँ पर लाना चाहते हो तो मैं कभी नहीं आती। डोजुन कहता है पर तुम क्वालिफाइड थी ना यहाँ पर आने के लिए, तुम्हारे डैड सियोल डिस्ट्रिक्ट ऑफिस के डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर है और ये क्लब तुम्हें सूट करता है। स्योमिन कहती है ये क्लब मुझे सूट करता है, तुम्हें पता भी है कैसी फ्रेंडशिप होने वाली है जब हम सब लोग ग्रेजुएट हो जाएंगे, इसके बाद एक अच्छी सी सबके बीच में फ्रेंडशिप होगी, ऐसी फ्रेंडशिप जो किसी कानून को नहीं मानेगी, किसी लॉ को नहीं मानेगी और अपने ही रूल्स बना लेगी। हमें नहीं लगता कि ये क्रिमिनल की गैदरिंग है और यहाँ पर जो भी फ्रेंडशिप होने वाली है कोई वो इतनी गहरी नहीं होने वाली है, सब ऊपर ऊपर से फ्रेंड होंगे और इस फ्रेंडशिप का प्रिविलेज भी सबको नहीं मिलता है, सिर्फ उनको मिलता है जिनके बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग होते हैं और ऐसे प्रिविलेज का मुझे कभी फ़ायदा नहीं उठाना है और ना ही मुझे ऐसा कुछ चाहिए कभी भी। डोजुन कहता है कि तुमने कभी ऐसी प्रिविलेज का फ़ायदा नहीं उठाया, तुम जो आज इतने से अच्छे से पढ़ाई कर सकती हो, किसी और चीज़ की टेंशन नहीं ले रही हो, ये सब किसकी वजह से हो रहा है? ये सब तुम्हारे पेरेंट्स के कारण ही है कि उन्होंने तुम्हारे ऊपर कोई बर्डन नहीं डाल रखा है, सिर्फ तुम्हें पढ़ाई करने के लिए छूट दे रखी है, तुम्हें कुछ और सोचना नहीं पड़ता है कि तुम्हें कब खाना है, कब क्या करना है, ये भी तो तुम्हारा एक प्रिविलेज ही है ना, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें इतना कुछ दिया है, ये सब तुम्हारे पेरेंट्स के फाइनेंशियल और मेंटल सपोर्ट से ही तो हुआ है ना। फिर दूसरी साइड दिखाते हैं कि हैंडो स्टील अब बैंकरप्ट हो चुकी है और उसको जो खरीदना था सुनियांग ग्रुप को वो नहीं खरीद पाते, बल्कि एक दूसरी फॉरेन इन्वेस्टमेंट कंपनी ने हैंडो स्टील को खरीद लिया था, जिस वजह से चेयरमैन जिनयांग बहुत ज़्यादा गुस्सा थे कि किसने छीनी है ये कंपनी हमसे। फिर दिखाते हैं डोजुन अपनी पुरानी फैमिली को देखने आया होता है, वो देखता है कि उसकी मॉम कितनी ज़्यादा मेहनत कर रही है, उसको बहुत ज़्यादा दुख होता है। फिर दिखाते हैं ओसियोन डोजुन से मिलता है और वो उससे पूछता है कि तुमने इस छोटी सी कंपनी में जिसका इतना ज़्यादा कर्जा था उसमें इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट क्यों किया। डोजुन कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि ये कंपनी वाइस चेयरमैन जिन के हाथों में चली जाए। ओसियोन कहता है मगर वाइस चेयरमैन जिन तो तुम्हारे अंकल ही है ना सुनियांग ग्रुप से, फिर तुम क्यों नहीं चाहते कि उनको मिले, वो तो सक्सेसर होने वाले हैं ना, वही फिर चेयरमैन बनेंगे। इस मामले में तो तुम्हें अपनी फैमिली से अच्छे से बिहेव करना चाहिए था, नाइस वे में सारी बातें करनी चाहिए थी, फिर तुमने ऐसा क्यों किया। और फिर ओसियोन हिसाब लगा लेता है क्योंकि तुम्हें सुनियांग ग्रुप चाहिए पूरा का पूरा। और फिर यहीं पे एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।